हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन क्लासेस, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज का जो लेक्चर है ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके अन्य पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक क्या क्या है। तो आज का हमारे जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम का नियम। ये 3 टॉपिक आज अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन कोई वायर लेते हैं। ठीक है, ये कोई वायर है या कोई रॉड समझ लो जो कि चालक है। ये क्या है? चालक, जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके। तो मान लेते हैं इसमें कोई t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इस छड़ के अंदर t समय में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें बहने वाली जो धारा होगी यानी कि इसमें फ्लो होने वाली करंट जो होगी वो होगी I=Q/T। ठीक है, ये होता है करंट का फॉर्मूला यानी कि धारा का सूत्र। और इसकी यूनिट अब निकालते हैं, करंट की यूनिट। तो जब फॉर्मूला अपने को पता है तो यूनिट अपन सीधे से निकाल सकते हैं, सीधी बात है। तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला Q/T, तो Q की यूनिट रख दो और T की यूनिट रख दो, I की आ जाएगी। Q यानी Q क्या है? आवेश। और आवेश का जो मात्रक यानी यूनिट होती है कूलाम। आवेश को कूलाम में नापते हैं और समय को सेकंड में। तो कूलाम पर सेकंड, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, कूलाम पर सेकंड। तो ये होगी धारा की यूनिट यानी इकाई। अब इसकी SI यूनिट, ठीक है, ये तो अपन फॉर्मूले से निकाली, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड SI यूनिट यानी इसको मापते हैं एम्पियर में। ठीक है, जिसको A से दर्शाते हैं एम्पियर। अब देखते हैं करंट की डेफिनेशन। रियल में करंट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये तो हो गया कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है और कैसे जनरेट होती है करंट। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। डेफिनेशन भी अपन फॉर्मूले से बनाएंगे। जब भी फिजिक्स में आप ध्यान रखना, जब भी अपॉन T आएगा ना, उसको बोलते हैं दर। ठीक है, अपॉन T मतलब दर। तो इसकी डेफिनेशन अपन बना सकते हैं, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी कि आवेश के प्रवाह, ये आवेश है, ये इसमें फ्लो हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह और इसकी दर, अपॉन T आ गया तो इसकी दर को धारा कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन ये होगी। एक और डेफिनेशन देखते हैं, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसको भी अपन फॉर्मूले से देख सकते हैं कि I=Q/T है। तो परिभाषा क्या कह रही है? इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय, इकाई मतलब एक, यानी कि अगर अपन T=1 सेकंड ले लें तो इतने 1 सेकंड में बहने वाले आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। कैसे? I=Q/1। एक को अपन हटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों? तो ये फाइनली क्या हो गया? I=Q, यानी कि 1 सेकंड में जो आवेश बहता है वो ही धारा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बन गई, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, यानी कि आवेश में प्रवाह होने की मात्रा इन यूनिट टाइम यानी इकाई समय में। अब देखते हैं विद्युत धारा की दिशा। एक बात तो पता लग गई कि भाई आवेश के प्रवाहित होने से धारा उत्पन्न होती है, लेकिन वो किस दिशा में उत्पन्न होती है ये अपन यहाँ से देखेंगे। तो अगर ऋणात्मक आवेश प्रवाहित हो रहा है
तो देखिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव आवेश के प्रवाह की विपरीत दिशा में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा हमेशा बहेगी। ये दो चीज़ें अपन याद रखेंगे कि अगर नेगेटिव आवेश प्रवाहित हो रहा है उस छड़ में, चालक जो तार है उसमें, तो नेगेटिव आवेश के विपरीत दिशा में, यहाँ से देखिए ये अगर इसमें माइनस क्यू आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है तो करंट हमेशा इसकी उल्टी इधर प्रवाहित होगी, और इसका उल्टा अगर धनात्मक यानी पॉजिटिव आवेश प्रवाहित हो रहा है तो करंट भी आवेश की दिशा में ही प्रवाहित होगा। ये देखिए अगर प्लस क्यू आवेश इधर प्रवाहित हो रहा है तो धारा भी इधर प्रवाहित होगी। और थर्ड है क्यू स्थिर है, ठीक है, स्थिर आवेश। इनमें क्या था, गतिशील आवेश माइनस क्यू, गतिशील आवेश प्लस क्यू, लेकिन यहाँ क्या है, स्थिर आवेश क्यू, यानी कि इस पे आवेश तो क्यू है पर वो चल नहीं रहा है, स्थिर है, तो इसमें करंट हमेशा जीरो होगी। कैसे? क्योंकि अपन ने ऊपर देखा है कि आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, आवेश प्रवाहित होना जरूरी है। अगर स्थिर आवेश है तो करंट पैदा नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक नोट लिख देते हैं ताकि याद रहे कि गतिशील आवेश ही धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट है। स्थिर आवेश से कभी धारा उत्पन्न नहीं होगी, गतिशील आवेश ही धारा उत्पन्न करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। 4 माइक्रोकुलाम आवेश 8 मिनट तक किसी धातु की तार पर स्थिर अवस्था में रहता है, तो उत्पन्न धारा का मान निकालो। आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, इजी क्वेश्चन है। तो आई होप आपने कर लिया होगा और आपका आंसर सही भी होगा। देखते हैं एक तो अपन कैसे करेंगे। अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़े तो अपन ऐसे करेंगे कि I = Q/T, और Q की वैल्यू दे रखी है, T की वैल्यू मिनट में दे रखी है, तो इसको सेकंड में बदल देंगे इंटू 60, और इसको ये माइक्रो कुलाम में दे रखी है तो कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे। तो ये कुल मिला के इसको सॉल्व करने पर I आ गया 1/120 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आ गया अगर अपन क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ें, सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान दें तो। लेकिन ये गलत है। कैसे? अभी देखते हैं। यहाँ देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को कि 4 माइक्रोकुलाम आवेश 8 मिनट तक किसी धातु की तार पर स्थिर अवस्था में, ये वर्ड, इस वर्ड में आंसर छिपा है, स्थिर अवस्था में है। तो धारा उत्पन्न धारा का मान निकालो। तो अपन यहाँ से देखते हैं कि जब स्थिर आवेश होता है तो धारा हमेशा जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो ही धारा उत्पन्न होगी, नहीं तो धारा उत्पन्न नहीं होनी। तो यहाँ से अपन सीधा लिख सकते हैं कि धारा, यहाँ अपने को क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हो मतलब ही नहीं है, I = 0 एम्पियर, धारा इसमें 0 एम्पियर प्रवाहित होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिरोध, ठीक है। अब दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई अपोज करने वाला होता है, वैसे ही धारा का अपोज करता है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहा जाता है। यानी धारा प्रवाहित हो रही है किसी तार में, लेकिन उसके जो धारा चल रही है उसमें कुछ ना कुछ बाधा यानी रुकावट आएगी, उसे अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज द opposition that a substance offers to the flow of electric current, ठीक है, यानी कि धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न होती है वो ही रेजिस्टेंस कहलाता है। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है, ठीक है, इसका मात्रक ओम है, ठीक है। अब ये R, रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध को इंग्लिश में, इसका पहला अक्षर उठा के R रख दिया, इससे दर्शाते हैं। M इसका मात्रक ओम है,
ओम नाम के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसका मतलब इसको खोजा था कि रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है जो करंट का अपोज करती है, और इसको ऐसे दर्शाते हैं ओम। ठीक है, अब देखते हैं, ये एक बात पता लगी अपने को यहाँ से कि भाई करंट फ्लो होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उसका विरोध करते हैं, उन्हें रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन वो रेजिस्टेंस आखिर है क्या, कैसे रेजिस्टेंस मतलब बाधा कैसे उत्पन्न होती है, तो यहाँ देखते हैं अपन। मान लो अपन वही छड़ लेते हैं कोई, जिसमें कुछ आवेश Q आवेश इसमें से प्रवाहित हो रहा है, और सीधी सी बात है कि ये कोई मटेरियल मैटर का बना है, पदार्थ का, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लो ये कुछ बद्ध इलेक्ट्रॉन है, मतलब मूवमेंट नहीं कर रहे, रुके हुए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से Q आवेश आएगा, आते आते यहाँ टकराएगा, तो इसमें फिर ये कहीं से घूम के जाएगा, यानी कि इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ये बाधा जो होती है यही रेजिस्टेंस का कारण बनती है। यानी कि रेजिस्टेंस का कारण क्या होते हैं? चालक के अंदर उपस्थित बद्ध आवेश। अब देखते हैं रेजिस्टेंस में को अपन सर्किट में कैसे दर्शाएंगे। सर्किट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमेशा सर्किट में ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, जिगजैग लाइन है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, ए और बी, ए और बी। इसको किसी भी सर्किट में जोड़ देते हैं अपन वायर के माध्यम से। अब प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है? कोई तार है, उस तार के एरिया, लेंथ, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें से किन किन पे निर्भर करता है, ये देखते हैं। तो वही अपन एक तार लेते हैं जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें से मतलब धारा प्रवाहित हो रही है वो है ए, और इसकी लंबाई यानी कि धारा कितनी लंबाई में प्रवाहित हो रही है वो है एल। मान लिया अपन, और मान लिया कि भाई ये इसमें आर रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है। ए क्या? पृष्ठ क्षेत्रफल, एल चालक की लंबाई और आर चालक का प्रतिरोध। तो इसकी निर्भरता देखते हैं। पहली, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि जिस चालक में से धारा प्रवाहित हो रही होती है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है आर। समानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो ये भी प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। और सेकंड है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो ए है, के व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। ठीक है, अब इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया। समीकरण 1 एवं 2 से इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। आर इज प्रोपोर्शनल टू L/A। ये कैसे हुआ? आर समानुपाती L था और आर समानुपाती 1/A था। तो आर तो है ही, आर समानुपाती L इंटू 1/A करें तो ये आ जाएगा आर समानुपाती L/A, क्योंकि L इंटू 1 L। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अपने पास आ गया समीकरण 1 व 2 से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब इसको ये जो है समानुपाती स्थिरांक, इसको हटा देते हैं तो R इज इक्वल टू रो L/A। ये रो का, सॉरी ये समानुपाती स्थिरांक नहीं है,
ये समानुपाती का चिन्ह है और ये है समानुपाती स्थिरांक, यानी कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट मान लो तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसका जो नाम क्या है, रो। जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे प्रतिरोधकता, रो का नाम क्या है, प्रतिरोधकता कहते हैं। और इसकी यूनिट भी देख लें, ओम इंटू मीटर। ये कैसे आई, फॉर्मूले से देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अपने किसकी निकालनी है, रो की, तो इसको इधर रहने देते हैं। रो इज इक्वल टू R, ए को इधर भेजते हैं, गुणा में अपॉन एल। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, R की तो क्या होती है ओम, इंटू ए, एरिया कितनी होती है मीटर स्क्वायर, और लंबाई की मीटर, मीटर एक गया, बचा गया ओम इंटू मीटर। तो ये यूनिट इसकी आ गई ओम इंटू मीटर। अब देखते हैं ओम का नियम। ठीक है, ये वही ओम है जिन्होंने रेजिस्टेंस को ज़्यादा, ओम्स लॉ। ओम ने ये कहा था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी फिजिकल स्टेट्स जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, ये अगर समान रहे तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, ये विभवांतर अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लो कि विभवांतर कोई तार के अंदर दो सिरों A और B इनके मध्य उत्पन्न होता है विभवांतर। इस पे विभव मान लो VA है, इस पे विभव मान लो VB है, तो इन दोनों में जो अंतर होता है VA माइनस VB, ये होता है विभवांतर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन अगले चैप्टर में। ठीक है, तो ओम ने क्या कहा था कि अगर फिजिकल स्टेट्स अगर समान रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो V होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो अपन लिख देते हैं जो उन्होंने बोला, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल चिन्ह है इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। ये कांस्टेंट उन्होंने लिया R। ठीक है, I, V इज़ इक्वल टू RI। ये है ओम का नियम, जहाँ V क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, और I चालक में प्रवाहित धारा, और R है चालक का प्रतिरोध। तो यहाँ से R की वैल्यू निकल के आती है V बाई I। R है V गुणा में I गुणा में है, उधर जाएगा भाग में, V बाई I इज इक्वल टू स्थिरांक। स्थिरांक कैसे, ये यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाया तो स्थिरांक आया, तो ये हो गया कांस्टेंट। तो अपन इसका साथ ही साथ ग्राफ भी बना लेते हैं। V और I इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। V y अक्ष में V ले लेते हैं और x अक्ष में I ले लेते हैं। इसका ग्राफ है जो कांस्टेंट जाएगा, मतलब सीधा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ओम ने कहा था कि R इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि V और I के मध्य ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं ओमीय पदार्थ। ठीक है, ओमीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो ओम के नियम V समानुपाती I का पालन करते हैं। मतलब वो पदार्थ जो V समानुपाती I जो ओम ने नियम दिया था उसका पालन करते हैं, ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है धातुएं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तो जो ओमीय पदार्थ होंगे वो ओम ने जो ग्राफ बनाया उसका भी पालन करेंगे। तो ओमीय पदार्थों का ग्राफ हमेशा VI ग्राफ ही आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अनओमीय पदार्थ।
वे पदार्थ जो ओम के नियम विसमानुपाती आई का पालन नहीं करते हैं अनोमीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर अपन ये 12th का लास्ट चैप्टर, लास्ट है या सेकंड लास्ट आई थिंक, उसमें अपन पढ़ते हैं कि अर्धचालक जो होते हैं उनका वी आई कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वी आई ग्राफ ये कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ का ऐसा, कुछ का कुछ और, मतलब कुल मिला के वी समानुपाती आई ये ग्राफ प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे जो भी पदार्थ होते हैं उनको अपन बोलते हैं अनओमीय पदार्थ, यानी कि ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं, ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आता, सीधा नहीं आता। ठीक है।